मैं कभी एक पीढ़ी का राजा था, लेकिन मेरा शरीर 2.5 साल तक एक शिकारी के कब्जे में रहा। मैंने उसी के शरीर से हरम को डांटते हुए उसे देखा। गुई तियान, हर तरह की खूबसूरत औरतें गिर पड़ी और वह महिला गुरुओं का राजा बन गया। उसने एक बार कहा था, राजा बनने का क्या मतलब है, दुनिया जीत लो, मैं तो एक औरत को जीतना पसंद करूंगा। उसने मेरी पहचान का इस्तेमाल बलि का बकरा बनाकर महिला गुरुओं के साथ मजाक किया। जब तक हमला असफल नहीं हो गया, तब तक मैंने आखिरकार अपना शरीर वापस नहीं ले लिया। जब मैंने आंखें खोली तो छोटा हिजड़ा सह नहीं पाया। महाराज, आप क्या बड़बड़ा रहे हैं? शेन और लियू महारानी फिर से झगड़ा कर रही हैं। तुम क्या कह रहे हो? शेन शिंगई और लियू रुयान मारी जा चुकी है। आप कैसे? महाराज, आप तो हमसे मजाक करना पसंद करते हैं। शेन गुइफेई और लियू गुइफेई अभी झगड़ा कर रही हैं। महाराज, कृपया वेदी और जेड हॉल तक चलें, मामला बहुत जरूरी है। यह देखकर कि मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, हिजड़ा और भी बेचैन हो गया और मुझे खींचने लगा। अभी भी देर नहीं हुई है, आपको जल्दी चलना चाहिए। आप परिणाम जानते हैं, शेन गुइफेई जरूर हंगामा करेगी और लियू भी है। मैंने तलवार निकाल ली। सूरज चमक रहा था, खून पहले ही उड़ने लगा। यह भोजन केवल जीवित लोगों के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो खाने और पीने आते हैं। मेरा पूरा शरीर गर्म पानी में डूबा हुआ है। यही मेरे शरीर का एहसास है। जब वेई डोंग ने मेरे शरीर पर कब्जा किया था, तब से मैं भूत के रूप में आंखें बंद करके सब देख रहा था। न मैं जी सकता था, न मर सकता था। अब जब मैंने अपना शरीर वापस ले लिया है, तो मेरे पास फिर से जीने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अफसोस है कि वेई डोंग अचानक गायब हो गया। मैं उसे खुद मार भी नहीं सकता। उसने जो गड़बड़ियां छोड़ी हैं, उन्हें मुझे ही संभालना होगा। तभी बाहर दरवाजे पर शोर हुआ। नानी, महाराज, अभी तुम सब यहाँ से निकल जाओ। लियू रुयान ने दरवाजा खोलकर अंदर घुसते हुए कहा, नानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छठे राजकुमार को संधि के लिए भेजने की? वह तुम्हारा छोटा भाई है। अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए तुम अपने ही रिश्ते को कुर्बान कर रहे हो और दूसरों को फंसा रहे हो। तुम सिंहासन के योग्य नहीं हो। ये छठे राजकुमार को मिलना चाहिए। वह तुमसे 1000 गुना बेहतर है। देखो वेई डोंग ने क्या बना दिया है। यह बड़ी बदतमीज घमंडी जुबान। लेकिन जिस छठे राजकुमार की वह बात कर रही है, वह मेरा भाई नान गुआनजिंग है, जो एक ही माँ का बेटा है। वह कोमल और बहुत स्नेही है। वेई डोंग हमेशा उसका विरोधी रहा है। वह इसके खिलाफ था। कुछ समय पहले वह सीमा पर गया था और उसे विदेशी कबीले में शांति के लिए भेजा जाने वाला था। लेकिन वेई डोंग को उम्मीद नहीं थी कि यह फैसला उसे हार की ओर धकेल देगा। लियू रुयान ने मुझे चुप देखकर और भी गुस्से में आकर हिजड़े द्वारा फेंका गया ताबीज उठाकर जेड तालाब में फेंक दिया। नानी, गूंगे मत बनो। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, मैं उसे शादी करने नहीं दूंगा। मैं सच कह रहा हूँ। बेशक यह सच है। केवल नान गुआनजिंग ही नहीं, मैं किसी को भी स्वीकार नहीं करूंगा। यह और भी बड़ा अपमान है। वेई डोंग मूर्ख है, मैं नहीं। लेकिन तुम यहाँ आओ। वह उलझ गई और उसके चेहरे पर नफरत का भाव आ गया। मुझे पता था तुम छठे राजकुमार को इतनी आसानी से नहीं छोड़ोगे, तो तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारी सेवा करूं। लियू रुयान ने आंखें बंद कर ली। उसमें मरने जैसा भाव था, लेकिन वह पास नहीं आई। उसका सिर मेरे हाथों से पानी में दबा दिया गया। वह एक सोए हुए जानवर की तरह तड़पने लगी। कुछ देर बाद मैंने उसके बाल पकड़कर ऊपर उठाया। वह लाल हो गई और मुंह फेर लिया। मैंने उसे फिर से पानी में दबा दिया। इस बार तब तक जब तक उसका शरीर हिलना बंद नहीं हो गया और कोई आवाज नहीं आई। मैं धीरे धीरे जेड तालाब से बाहर आया और अपने हाथ फैलाकर महल में प्रवेश किया, जहाँ सेवक कपड़े लेकर खड़े थे। तभी एक छोटा हिजड़ा फिर आया। बोलने से पहले ही उसने पानी में तैरती लाश देखी और डर के मारे चिल्लाते हुए घुटनों पर गिर पड़ा। महाराज, शेन गुइफेई ने आपसे मिलने को कहा है। वह आपसे नीला कालीन खरीदने को कह रही है। मैं बाहर नहीं जाऊंगा। नीला कालीन खरीदो। दरवाजे के पीछे से शेन शिंगई के पास के नौकर की ठंडी और ताने भरी आवाज आई। महाराज, अब आए हैं। मेरी मालकिन तो सो चुकी है। आप लोग बाहर ही इंतजार करें। यह जानबूझकर बाहर खड़ा रखना शेन शिंगई की पुरानी चाल है। पहले वेई डोंग क्या करता था, वह उसे खुश करने के लिए बेचैन होकर दरवाजे के बाहर मीठी बातें करता रहता था और अंदर सोना चांदी भेजता था, सिर्फ उसकी एक मुस्कान के लिए। कितना मूर्ख था। यह मेरा राज्य है, मेरा महल। मैंने पहरेदारों को आदेश दिया और दरवाजा तोड़वाकर अंदर घुस गया। तभी हुआंग झी अंदर आया और नौकर चौंक गया। तुम ऐसे सीधे अंदर कैसे आ गए? तुमने मेरी मालकिन को जगा दिया। अब क्या होगा? उसने हाथ फैलाकर रास्ता रोक लिया। तुम्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं है। इस बार मैं तुम्हारी तरफ से कुछ अच्छा नहीं कहूंगा। वह घमंड से सिर उठाए खड़ा था, लेकिन जैसे ही अंदर उजाला फैला, मैंने कहा, शेन गुइफेई को बाहर बुलाओ। नौकर डरकर चेहरा ढकते हुए अंदर भागा और थोड़ी ही देर में शेन शिंगई गुस्से में उसे पकड़कर बाहर ले आई। क्या तुमने मेरे नौकर को मारने की हिम्मत की? अगली बार क्या मुझे भी मारोगे? महाराज, कृपया शांत हो जाइए। आज वह बहुत क्रोधित है। उन्होंने पूरे महल के दरवाजे तोड़ दिए हैं। मैं मन ही मन हंसा। इन 5 स्त्रियों में वही सबसे ज्यादा मुझे नापसंद है। सुंदर है, लेकिन घमंडी और स्वभाव से खराब और मूर्ख। तुम कैसी भाषा में बात कर रहे हो? उसने कहा। मेरा रवैया यही है कि यहीं सजा दूं। वह 2 कदम पीछे हटी। आवाज कांपने लगी। सम्राट का क्रोध भी कृपा ही होता है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह भी तुम्हारे लिए कृपा है, तो धन्यवाद क्यों नहीं करती? उसके पैर कांप गए और वह घुटनों के बल गिर पड़ी। चेहरा डर से सफेद पड़ गया। मैं शांत खड़ा रहा। पीछे खड़े दास और सैनिक सब सिर झुकाए कांप रहे थे, क्योंकि बदले हुए स्वभाव वाला शासक सबसे ज्यादा डरावना होता है। मेरा मन शांत था। आखिर इतने सालों के वेई डोंग के मूर्ख व्यवहार के बाद अब सब कुछ मेरे नियंत्रण में वापस आ रहा था। अभी बहुत काम बाकी था। हरम में अब 3 लोग बचे थे, जोंग छिंगशुए, लिन यान और सुयू। उनके परिवार शक्तिशाली थे, खासकर जियांग परिवार, जिसने मेरे पिता को सत्ता दिलाने में मदद की। जियांग फू प्रधानमंत्री था और जियांग छिंगशुए मेरी रानी बनी थी। मैं सीधे राजकक्ष में गया, जहाँ हल्की रोशनी में एक शांत और सुसंस्कृत स्त्री दस्तावेज देख रही थी। उसने सिर उठाकर कहा, महाराज, आप आ गए। वेई डोंग प्रशासन में कमजोर था, इसलिए सारे काम जियांग छिंगशुए संभालती थी। मैं दस्तावेज लेने बढ़ा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। बोली, महाराज, जो आप नहीं समझते मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने उसे देखा और कहा, तुम सीमा पार कर रही हो। वह थोड़ा झुकी। इतनी नजदीक आकर भी उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। मैं चौंक गया। फिर खुद को संभालते हुए मेज पर पड़े कागज उठाए और देखने लगा। सब ठीक था। फिर भी मैंने सख्ती से कहा, तुम सेना के मामलों में दखल मत दो और यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। जियांग छिंगशुए ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराते हुए धीरे से घुटनों पर बैठ गई। सिर उठाकर बोली, महाराज, आप लौट आए। मैंने उसके गाल को छूते हुए कहा, तुम हमेशा समझदार रही हो और सबसे लंबे समय से मेरे साथ हो। अतीत को भूल जाओ, लेकिन आगे क्या कहना है और क्या करना है, यह तुम्हें अच्छी तरह समझना होगा। बिक्सिया, तुम वापस आ गए। मैंने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को छुआ। तुम हमेशा समझदार रहे हो और सबसे लंबे समय तक मेरे साथ रहे हो। अतीत को भुलाया जा सकता है। अब जरूरी यह है कि आगे क्या कहना है और क्या करना है, तुम्हें यह अच्छी तरह समझना चाहिए। अभी बाहर भी बदलाव
बदलाव है और अंदर भी चोट लगी है। बाहरी बदलाव शीलिंग के उत्तर पश्चिम से आ रहा है। जब से वेई डोंग ने सत्ता संभाली, उसने गुप्त रूप से सेना का ज्यादातर धन हरम में स्थानांतरित कर दिया। सीमा कमजोर हो गई। जो शीलिंग पहले शांत और सशक्त था, उसने सेना के साथ हमला कर दिया। हम हार गए। हमारे देश ने लगातार 2 शहर खो दिए। शीलिंग के नेता ने शांति संधि का प्रस्ताव रखा। मैंने अपनी भौहें रगड़ी और आह भरी। सबसे जरूरी है सेना को फिर से खड़ा करना। टूटे हुए हालात में सब कुछ धीरे धीरे ठीक करना होगा। अगली सुबह सब कुछ जैसे थम सा गया। ये बस एक पल का चमत्कार है। ये उनके लिए एक सबक है। कुछ समय बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं बहुत समय से वापस नहीं आया हूँ। मैंने अपनी आंखों से उन्हें मरते देखा है। उनका बचना असंभव है। सोचने के बाद मैंने पूछा, वे कहाँ हैं? इस समय वे सभी महारानी के 7वें सम्राट का अभिवादन कर रहे हैं। तो वहीं चलते हैं। जैसे ही मैं अंदर गया, पश्चिम महल के कक्ष में हो रही बातचीत अचानक रुक गई। रक्षक जियांग चिंगशुए ने सबसे पहले सामान उठाया। महाराज को प्रणाम। बाकी 4 महिलाएं शिंग यू के साथ थी। उन्होंने सिर उठाया। मुझे नहीं पता जियांग चिंगशुए ने उनसे क्या कहा था, लेकिन किसी क्षण उनका रवैया बहुत विनम्र लग रहा था। लिन युयान स्वभाव से ठंडी थी, लेकिन उसकी आंखें उस समय शांत थी। लियांग जिंगजिंग ने मेरी ओर देखा। सू यू कमजोर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में ठंडी मुस्कान थी। वह पानी की तरह कोमल थी। लियू रुयान में एक किशोरी जैसी भावना थी। उसकी आंखों में सावधानी और हल्की खुशी थी। शेन शिंगई की पलकें कांप रही थीं। वह मेरी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी, जैसे डर रही हो। मेरे मन में कोई भावना नहीं थी। मैं बस मुख्य आसन पर बैठना चाहता था। मैंने उंगली से लियू रुयान और शेन शिंगई की ओर इशारा किया। तुम दोनों ऊपर आओ। वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गईं, खासकर शेन शिंगई। उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने उसकी ठोड़ी उठाकर उसे देखा। चेहरा लाल था, होंठ स्वस्थ थे, लेकिन वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं लग रही थी जो अभी अभी मरा हो। लियू रुयान भी अजीब लग रही थी। शेन शिंगई का चेहरा रेत की तरह सफेद था। दांत हल्के कांप रहे थे। आंखें गोल थीं और आंसू लगातार बह रहे थे। मुझे हल्का आश्चर्य हुआ। शेन गुइफेई किससे डर रही है? उसकी आंखों में आंसू और तेज हो गए। मैं हंस पड़ा। अच्छा है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। अभी तुम्हें रखना काम का है। थोड़ी देर बाद मुझे ऊब होने लगी और मैं महल लौटने वाला था कि छिंगशुए ने पूछा, महाराज हाल ही में राज्य के काम में व्यस्त रहे हैं और लंबे समय से हरम में नहीं आए हैं। आज रात किस उपपत्नी को बुलाया जाए ताकि महाराज का मन शांत हो सके? मैंने उत्तर दिया, सू गुइफेई। मैं शयन कक्ष में वापस गया और चाय की मेज के सामने बैठ गया। मैंने सामने की ओर देखा। मुझे नहीं पता तुमने कौन सा तरीका अपनाया, लेकिन मुझे लगता है यह आसान नहीं था। तुम्हें समझना चाहिए कि मैं उन्हें एक बार मार सकता हूँ तो दूसरी बार और तीसरी बार भी मार सकता हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम हर बार फिर से उठ सकोगी?